हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीटेट मास्टर बाय एहसान सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपकी परीक्षा नज़दीक है। उम्मीद है कि आप पियाजे वाइगोत्स्की कोहल वर्ग को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिए होंगे। क्योंकि पिछले ऑनलाइन क्लास में कोहल वर्ग से जिस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं उस टाइप के प्रश्न को हल करने में छात्रों को समस्या आ रही है, जबकि कोहल वर्ग का सिद्धांत उनका पढ़ा हुआ है। आखिर ये समस्या क्यों आ रही है, उसी पर हमने अध्ययन किया और अध्ययन में पता चला कि असल में कोहल वर्ग के जितने भी नैतिक विकास के चरण हैं उन चरणों के अनेक नाम हैं। अलग अलग नाम आपको ऑप्शन में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको कोहल वर्ग का सिद्धांत पढ़कर जाने के बावजूद हो सकता है कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाए। इसलिए आज का हमारा मेन टॉपिक यही है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के जितने चरण हैं उन सभी के नाम और उसको किस किस नामों से जाना जाता है उसको हम लोग समझेंगे। फिर उम्मीद है कि आपका कोहल वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। क्योंकि आपका कोहल वर्ग का थ्योरी पढ़ा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर शॉर्टकट में लेकिन बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी हमें साथ दें। हम लोग जानते हैं कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में 3 चरण है, यानी कोहल वर्ग ने अपने नैतिक विकास का सिद्धांत चरणों में दिया। उनका भी कहना है पियाजे की तरह ही कि बच्चों में नैतिकता का विकास चरणों में होता है। तो कितने चरण उन्होंने बताए हैं? उन्होंने 3 चरण की चर्चा की है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के 3 चरण हैं। तीनों चरण का नाम भी आपको याद होगा। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरण, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरण। अब आप सबसे पहले एक चरण का नाम है पूर्व परंपरागत अवस्था, ठीक है। लेकिन पूर्व परंपरागत अवस्था को और किस किस नामों से जाना जाता है ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप कोहल वर्ग के नैतिक विकास के थ्योरी को डिटेल पढ़ चुके हैं। केवल आपको जो कंफ्यूजन रह गया उसी पर आज हमारा ये वीडियो है। तो आपका प्रॉब्लम क्या है कि पूर्व परंपरागत अवस्था को और किस किस नाम से जाना जाता है इसे हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो इसका अंग्रेजी वर्ड हम लोग जान लेंगे। पूर्व परंपरागत अवस्था को हम लोग कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व परंपरागत अवस्था। लेकिन पूर्व परंपरागत अवस्था को और किन किन नामों से जाना जाता है इसको हम लोग समझेंगे। अब इसको एक नाम और दिया गया है प्रथा पूर्व चरण, प्रथा पूर्व चरण या प्राक रूढ़िगत अवस्था, प्राक रूढ़िगत अवस्था। देखिए, पूर्व परंपरागत अवस्था का अनेक नाम है। एक तो प्रथागत पूर्व चरण या प्राक रूढ़िगत अवस्था, या आपको लिख सकता है पूर्व रूढ़िगत अवस्था। अब यहाँ पर 2-3 बातें याद रखिए। अवस्था, अवस्था की जगह पर आपको चरण लिखा रह सकता है। प्रथा की जगह पर आपको परंपरा भी लिखा रह सकता है, या रूढ़िगत। प्राक की जगह पर पूर्व भी लिखा जा सकता है या पूर्ववर्ती भी लिखा रह सकता है। तो अब आप समझ ले, पूर्व परंपरागत अवस्था कहे या पूर्व रूढ़िगत अवस्था कहे या पूर्व रूढ़िगत स्तर कहे, तीनों एक ही बात है। अब आइए, पूर्व को प्राक परंपरागत अवस्था भी कह सकता है, प्राक रूढ़िगत चरण भी कह सकता है, पूर्व नैतिक स्तर भी कह सकता है। ये नैतिक स्तर, पूर्व नैतिक स्तर, पूर्व नैतिक स्तर, पूर्व नैतिक स्तर, ये 4 नाम आपके सामने है पहली अवस्था का। मेन नाम पूर्व परंपरागत अवस्था, उसी को हम लोग कह सकते हैं पूर्व नैतिक स्तर या प्रथा पूर्व चरण या प्राक रूढ़िगत अवस्था। ये पहली अवस्था है। अब दूसरी अवस्था का नाम देखिए क्या है। दूसरी अवस्था को हम लोग किस किस नामों से जानते हैं। दूसरी अवस्था को
ये पूर्व परंपरागत अवस्था जो है, यहाँ पर दूसरी अवस्था का नाम सिर्फ हो जाएगा परंपरागत अवस्था। दूसरी अवस्था क्या हो जाएगा? परंपरागत अवस्था। परंपरागत अवस्था का मतलब, अब इसको भी बदल बदल के आपसे पूछ सकता है। परंपरागत अवस्था को लिख सकता है रूढ़िगत अवस्था, नैतिक अवस्था, या अब परंपरागत वर्ड को रूढ़िगत भी लिख सकता है, रूढ़िगत अवस्था या नैतिक अवस्था। अब अवस्था को चरण भी लिख सकता है या स्तर भी लिख सकता है। नैतिक चरण या परंपरागत चरण या रूढ़िगत चरण, रूढ़िगत स्तर या नैतिक स्तर या परंपरागत स्तर। परंपरागत अवस्था, रूढ़िगत अवस्था, नैतिक अवस्था, ये हो गया कोहल वर्ग के नैतिक विकास की दूसरी अवस्था। और तीसरी अवस्था का आप लोग नाम जानते हैं कि ये पूर्व की जगह पर हो जाता है उत्तर। उत्तर तीसरी अवस्था का नाम है उत्तर परंपरागत अवस्था। इसको भी आपको बदल कर दे सकता है उत्तर नैतिक स्तर, उत्तर रूढ़िगत स्तर, उत्तर परंपरागत अवस्था या उत्तर परंपरागत स्तर या चरण। तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास के 3 चरण हैं। पूर्व परंपरागत अवस्था पहले, 2 नंबर पर है परंपरागत अवस्था, 3 नंबर में है उत्तर परंपरागत अवस्था। अब इसके अंदर दो उप अवस्थाएं हैं, उन दोनों के उप अवस्थाओं को भी समझना बेहद जरूरी है। अब याद रखें कोहल वर्ग के नैतिक विकास के 3 अवस्था है, लेकिन आप 6 चरण भी उसको कह सकते हैं या 6 अवस्था भी कह सकते हैं। ये कभी मत समझिए कि चरण 3 है अवस्था 6 है, या अवस्था 3 है चरण 6 है। या चरण बोले या अवस्था बोले, दोनों को अंग्रेजी में स्टेज ही कहेंगे। 6 स्टेज उन्होंने बनाया है, लेकिन 6 स्टेज नहीं कहते हैं हम लोग कहते हैं 3 स्टेज है और प्रत्येक स्टेज का 2-2 सब स्टेज है। लेकिन कभी कभी सवाल ऐसा भी पूछा गया है 6 चरण, कहीं पर सवाल देखा गया है 3 चरण। तो 3 चरण का मतलब हो गया पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था, उत्तर परंपरागत अवस्था। और 6 चरण जब कहे या 6 अवस्था कहे तो इसका मतलब हो कि वो मुख्य हेडलाइन की बात नहीं कर रहा, बल्कि उसके अंदर जो 2-2 है, तीनों चरण में 2-2 उप अवस्थाएं हैं, उसको वो सीरियल नंबर से 1 से 6 तक कह रहा है। क्लियर है? अब आइए समझिए पहली अवस्था जिसका नाम हमने रखा था पूर्व परंपरागत अवस्था। इस अवस्था के 2 चरण हैं, यानी 2 उप अवस्था है। एक का हम लोग कहते हैं आज्ञाकारिता एवं दंड की अवस्था। आज्ञाकारिता एवं दंड की अवस्था, आज्ञाकारिता एवं दंड की अवस्था। अब आप इसको जो है अलग अलग नामों से आपको सीटेट पूछ सकता है। आपको लिख सकता है आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। अब यहां पे आप लोग ध्यान रखिए कि ये अभिविन्यास जो है, अभिविन्यास या अभिमुखीकरण, अभिमुखीकरण या उन्मुखीकरण, उन्मुखीकरण या उन्मुखता, ये सब एक ही वर्ड है जिसका अंग्रेजी होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन। आपको पहली अवस्था है आज्ञाकारिता एवं दंड की अवस्था, इसको आपको कह सकता है आज्ञा पालन एवं दंड की अभिविन्यास, या आज्ञा एवं दंड उन्मुखीकरण या अभिमुखता, कुछ भी कहे। दूसरी अवस्था का नाम है अहंकार की अवस्था। अहंकार की
अवस्था। अब इसे भी कई नामों से जाना जाता है, इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। अहंकार की अवस्था को कई नामों से जाना जाता है, जैसे यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण या अभिमुखता। यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण या साधनात्मक सापेक्ष उन्मुखीकरण, अभिमुखता। साधनात्मक सापेक्ष अभिमुखता। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है, और भी इसके नाम बदल के दे सकते हैं, प्रतिफल प्रतिफल उन्मुखता। प्रतिफल उन्मुखता, या आपका नाम हो सकता है, नीचे नजर आ रहा है, प्रतिफल उन्मुखता। उसके बाद आपको आ सकता है विनिमय की अवस्था, विनिमय की अवस्था। या आपको पूछा जा सकता है अदला बदली की अवस्था, या आपको बोला जा सकता है जैसे को तैसा। ध्यान दें, अहंकार की अवस्था को इतने नामों से जाना जाता है, और ज्यादातर प्रश्न आपका पहली अवस्था से ही पूछा जाता है, मतलब इसी दोनों चरण से पूछा जाता है। इसलिए इस चरण पर आपको दिक्कत हो जाता है कि एक बच्चा टिफिन अपना दूसरे बच्चे को शेयर कर रही है, इसलिए शेयर कर रही है कि अगले दिन वो भी मुझे अपना टिफिन खिलाएगी। तो ये कौन सी अवस्था में है? तो ये अदला बदली की अवस्था हुआ। ठीक है, कि बच्चा इसलिए अपना नैतिक आचरण दिखा रहा है, बच्चे को टिफिन शेयर करना नैतिक आचरण हुआ, अच्छा काम हुआ, लेकिन वो इसलिए नहीं सोच कर रहा है कि अच्छा काम है, हम अपने दोस्तों के साथ अपना टिफिन शेयर करना चाहिए। ये अच्छाई वाला नैतिक सोच उसकी नहीं है, बल्कि नैतिक सोच उसकी ये है कि कल तुम भी मुझे अच्छा टिफिन लाओगे तो खिलाना। तो अहंकार की अवस्था को हम लोग यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण, मतलब अपने उद्देश्य के लिए, अपने फायदे के लिए ही हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं। साधनात्मक सापेक्ष उन्मुखीकरण, प्रतिफल उन्मुखता, विनिमय मतलब अदला बदली, और अदला बदली को भी हम लोग जैसा का तैसा कहते हैं। अहंकार की अवस्था को इतने नामों से जाना जाता है। तो दूसरी अवस्था, अहंकार की अवस्था को जितने नामों से हमने इंडिकेट किया, उन सभी नामों को आपको याद रखना है ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो एग्जाम में। अब आइए दूसरी अवस्था, जिसका नाम है परंपरागत अवस्था, प्रथागत अवस्था। दूसरी अवस्था का क्या नाम था? परंपरागत अवस्था। परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था के अंदर भी दो चरण हैं, दो उपचरण हैं, दो अवस्थाएं हैं, जिसका एक नाम है, परंपरागत अवस्था के अंदर भी दो नाम आएगा आपको। एक आएगा अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अभिमुखता, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, गुड गर्ल या गुड बॉय ओरिएंटेशन। अब अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता को और किस नामों से जाना जाता है, इसको समझ लीजिए। इसी को हम लोग प्रशंसा की अवस्था भी कहते हैं। प्रशंसा की अवस्था, इसी को हम लोग परस्पर एक रूपता उन्मुखता, परस्पर एक रूपता उन्मुखता, अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता, या प्रशंसा की अवस्था, या परस्पर एक रूपता उन्मुखता, इन इतने नामों से जाना जाता है। यहाँ पर यानी बच्चा करता क्या है कि बच्चा अपने मान सम्मान, बच्चा अपना नैतिक आचरण किस लिए करता है? बच्चे अपना नैतिक आचरण, नैतिकता के बारे, नैतिकता के लिए नहीं करता, मतलब अच्छा काम है करना चाहिए हमें ये सोचकर नहीं करता है, बल्कि अपने मान
या अपने सम्मान, अपनी बड़ाई आदि के लिए अच्छा आचरण यानी नैतिक आचरण करता है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रशंसा की अवस्था या परस्पर एकरूपता उन्मुखता, या बच्चे अपने बड़ाई या अपने सम्मान, अपने इज्जत, अपना गौरव पाने के लिए अच्छा नैतिक कार्य करेगा, गौरव पाने के लिए। यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है कि एक बच्चा इसलिए अच्छा काम कर रहा है ताकि उसके माँ बाप उस पर गर्व करें। एक बच्चा मेहनत परीक्षा को पास करने के लिए मेहनत इसलिए कर रहा है ताकि पास होने के बाद माँ बाप उस पर गर्व करे। तो यहाँ पर अपने आप को माँ बाप की नज़र में अच्छा बनने के लिए वो नैतिक आचरण कर रहा है, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है। तो इसी को कहते हैं हम लोग प्रशंसा की अवस्था या परस्पर एकरूपता उन्मुखता, या बच्चे इसमें क्या करते हैं, अपने सम्मान या इज्जत पाने के लिए ऐसा करते हैं। उसके बाद इसकी दूसरी अवस्था है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। अब आप गौर कीजिए इस दोनों अवस्था को। परंपरागत अवस्था के दो चरण हैं। यहां पर क्या करता है वो नैतिक आचरण बच्चा क्यों करता है, सम्मान के लिए। अब ये सम्मान दो कंडीशन में है। एक स्थिति ऐसी होती है कि बच्चा खुद के सम्मान, खुद के बड़ाई, खुद के तारीफ कर सुनने के लिए अच्छा काम कर रहा है, नैतिक काम कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं प्रशंसा की अवस्था। लेकिन एक स्थिति बच्चे की ऐसी आ जाती है कि वह समाज के व्यवस्था या समाज के कानून या समाज के नियम के प्रति सम्मान व्यक्त करता है। यानी समाज के कानून का सम्मान करने के लिए अगर अच्छा काम कर रहा है तो वो सामाजिक व्यवस्था या कानून के प्रति सम्मान की अवस्था हो जाएगा। लेकिन अगर अपनी तारीफ या अपने सम्मान के लिए, अपना सम्मान पाने के लिए अच्छा काम कर रहा है तो वो कहलाएगा प्रशंसा की अवस्था, यानी वो गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन कहलाएगा। क्लियर है? तो पहली अवस्था पूर्व परंपरागत अवस्था, उसमें बच्चे का नैतिक विकास नहीं होता है लेकिन नैतिक आचरण करता है, चाहे तो वो दंड के भय से या तो फिर अहंकार के कारण अदला बदली करता है। दूसरी अवस्था परंपरागत अवस्था, यहां पर बच्चे में अच्छा आचरण हमें देखने को मिलता है, लेकिन वह अच्छा आचरण अपनी बड़ाई के लिए अगर कर रहा है तब हम कहेंगे कि बच्चों का नैतिक विकास नहीं हुआ है। लेकिन अगर वह अच्छा आचरण कानून का इज्जत करने के लिए अगर कर रहा है, यानी कानून के सम्मान में वो कानून का पालन कर रहा है, तब हम कहेंगे कि अब बच्चे में नैतिकता का विकास शुरू हो गया है। यानी वो बायां इसलिए रोड पर चलने लगा क्योंकि वो उन्हें लगा कि नहीं ये कानून बना है और ये अच्छा है, इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें बायां चलना चाहिए। इसलिए अगर वह कानून का सम्मान कर रहा है या समाज के या पापा के या घर के परिवार के कोई नियम को वो फॉलो कर रहा है ये सोचकर कि ये हमारे परिवार का नियम है, इसकी हमें इज्जत करनी चाहिए, पापा ने ये रूल बनाया है तो उसके रूल को हमें फॉलो करना चाहिए, ये सोचकर अगर वो कर रहा है तो हम कहेंगे कि बच्चा सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था में चल रहा है। यानी बच्चे को यहाँ पर समझ में आ जाती है कि हर इंसान को अपना नैतिक कर्तव्य करना चाहिए। हर इंसान को अपना नैतिक कर्तव्य करना चाहिए कानून के मुताबिक। यहाँ पर आपको एक बात और बता देते हैं कि परंपरागत या रूढ़िगत या नैतिकता का मतलब हो जाता है हमारे या हमारे परिवार के या हमारे समाज के या हमारे देश के कानून, रीति रिवाज, परंपरा, तौर तरीका, इसी को हम लोग परंपरा या नैतिक आचरण या कानून या नियम कह रहे हैं या व्यवस्था कह रहे हैं। तो ये दूसरी अवस्था। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि वास्तव में बच्चों में नैतिकता का विकास किस चरण में होता है, तो चौथी चरण में होता है। चौथी चरण है ये। चौथी चरण कैसे हुआ? पूर्व परंपरागत अवस्था में 2 चरण गया और ये परंपरागत अवस्था का ये तीसरा चरण हो गया और ये चौथा चरण हो गया। अब आया तीसरा उत्तर परंपरागत अवस्था। उत्तर परंपरागत अवस्था में भी 2 चरण है, यानी 5 और 6। तो उत्तर परंपरागत अवस्था के अंदर 2 चरण जो है उसका नाम क्या है, अब इसे समझे। उत्तर परंपरागत अवस्था,
उत्तर परंपरागत अवस्था में भी 2 चरण मिलेगा, पांचवा और छठा। पांचवा उत्तर परंपरागत अवस्था का पहला चरण है सामाजिक अनुबंध। सामाजिक अनुबंध, उन्मुखता, इसी को कहते हैं सामाजिक समझौते की अवस्था। सामाजिक समझौते की अवस्था, या इसी को कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसके पहली वाली अवस्था में बच्चा ये जान रहा था कि हमें कानून का पालन करना चाहिए, हर बच्चे को कर्तव्य का पालन करना चाहिए। लेकिन इस अवस्था में वो समझने लगता है कि ये कानून या रीति रिवाज जो बने हैं वो हमारे लिए बने हैं, समाज के लिए बने हैं। इसलिए हमें समाज को बनाए रखने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को सिस्टमेटिक ढंग से चलाने के लिए, सिस्टमेटिक तरीके से चलाने के लिए हमें कानून का पालन करना जरूरी है। तरीके से चलाने के लिए हमें कानून का पालन करना जरूरी है। कानून का पालन करना जरूरी है। इसके पहली वाली अवस्था में क्या जान रहा था कि हमें कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये बाएं चलना हमारे फायदे के लिए है। इस कानून का हमें पालन करना चाहिए कि सड़क पे हमें बायां चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे फायदे के लिए है। लेकिन इस अवस्था में समझ रहा है कि नहीं, समाज की व्यवस्था को, सिस्टम को बनाए रखने के लिए हमें कानून का पालन करना चाहिए। हर इंसान को कानून का पालन करना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद अंतिम अवस्था है, छठी अवस्था, जिसको हम लोग कहते हैं विवेक की अवस्था। विवेक की अंतिम अवस्था है विवेक की अवस्था। विवेक की अवस्था को भी हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सार्वभौमिक नैतिक या नीति परक उन्मुखता। यानी इस अवस्था में बच्चा, अभी तक हमने देखा चौथी और पांचवी अवस्था में कि बच्चे कानून को प्रीफरेंस देने लगता है, समाज के नियम परंपरा रीति रिवाज को प्रीफरेंस देने लगता है। चौथी अवस्था में हमने समझा कि क्यों प्रीफरेंस देने लगता है, क्योंकि कानून हमारे फायदे के लिए है। पांचवी अवस्था में क्यों वो समाज के नियम कानून को प्रीफरेंस देने लगता है, क्योंकि वो ये जानने लगा कि समाज के नियमों को, सामाजिक सिस्टम को बनाए रखने के लिए हमें कानून का पालन करना जरूरी है और हर इंसान को कानून का पालन करना ही चाहिए। लेकिन छठी अवस्था में वो कानून को इंपॉर्टेंस नहीं देने लगता है। यहां से ध्यान से समझिए, छठी अवस्था यानी अंतिम अवस्था में वह कानून को प्रीफरेंस नहीं देता है, बल्कि मानव के अधिकार को प्रीफरेंस देता है। इस अवस्था में मानव के अधिकार को वो प्रीफरेंस देता है, महत्व देता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कानून से मानव के अधिकार का हनन हो रहा है, अगर किसी कानून से मानव का शोषण हो रहा है, तो वह उस कानून को मानने को तैयार नहीं रहता है। यानी वह कानून को चैलेंज कर देता है। कानून में, समाज के नियम में, समाज के परंपरा में, समाज के रीति रिवाज को चैलेंज कर देता है। कब चैलेंज करता है? जब बच्चे की सोच इस लेवल पर आ जाती है कि वो ये समझने लगता है कि यह कानून हमारे शोषण के लिए है, यह कानून से हमारा शोषण हो रहा है, हमारी आज़ादी, हमारी स्वतंत्रता छीन रही है, इसलिए इस कानून को समाज में नहीं रहना चाहिए। ऐसा चिंतन अगर बच्चा करने लगे, इस नैतिक चिंतन को ही कहा जाता है विवेक की अवस्था। यहाँ पर बच्चा अपने विवेक या अपने तार्किक चिंतन का इस्तेमाल करके कानून में बुराई या कमी निकालने लगता है। ये विवेक की अवस्था हो गया। तो कोहलबर्ग की ये 6 अवस्थाएं हैं। एक बार फिर से समझ लेंगे छठवीं अवस्था को। पहली अवस्था का नाम है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। इसमें बच्चा दंड के भय से चोरी नहीं करता है कि हमें जेल जाना पड़ेगा। दूसरी अवस्था का नाम है अहंकार की अवस्था। बदले की भावना से बच्चा जो है अच्छा काम करता है कि एक बच्ची ने एक बच्चे को मारा, दूसरी बच्ची देख रही थी, फिर एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को मारा और तीसरा बच्चा देख रहा था,
इन्होंने सोचा कि वो हम प्रिंसिपल को जाके बोलेंगे, लेकिन तब तक में दूसरा बच्चा फिर पहले बच्चे को मार दिया है। अब ये डिसीजन लेती है कि अब हम प्रिंसिपल को नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार इसने इसको मारा तो ये गलत किया, दोबारा इसने इसको मार दिया तो अदला बदली हो गया, बदला वसूल हो गया। इसी को कहते हैं अहंकार की अवस्था। तो दूसरी लेवल में बच्चे अहंकार की अवस्था में रहते हैं। तीसरे लेवल में बच्चा गुड गर्ल गुड बॉय की अवस्था में रहता है, मतलब अपने इज्जत, अपना सम्मान, अपनी बड़ाई पाने के लिए बच्चे नैतिक आचरण करते हैं। चौथी अवस्था में कानून का सम्मान करने के लिए वो नैतिक आचरण करते हैं, यानी कानून के प्रति सम्मान की अवस्था। पांचवी अवस्था में ये सोचकर वह कानून का आदर यानी कानून का पालन करने लगते हैं कि ये कानून हमारे समाज को बनाए रखने के लिए जरूरी है। लेकिन छठी अवस्था में बच्चे कानून पे ही तनकीद करने लगते हैं, कानून में ही कमी निकालने लगते हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं, और अगर लगता है कि यह कानून हमारे लिए घातक है या हमारा नुकसान दे रहा है, हमारी स्वतंत्रता छीन रहा है, तो इस कानून को बदलना चाहिए। इसी को कहते हैं विवेक की अवस्था। सबसे हाई लेवल का नैतिक आचरण जो है, बच्चों में नैतिक विकास जो है इसी छठी चरण में होता है। और अगर सवाल पूछे कि बच्चों में वास्तविक रूप से नैतिकता का विकास किस चरण में होता है, तो चौथे चरण में होता है। चौथा चरण मतलब कानून के प्रति सम्मान की अवस्था, यानी ये परंपरागत अवस्था का दूसरा उप अवस्था है। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा, कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तब तक आगे फिर हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए।